तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का स्टैटिक जीके का सीरीज़ स्टार्ट है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने आपके पॉलिटी का स्टैटिक्स जीके का पूरा सीरीज़ मैंने चलाया है, जिसमें आपके पॉलिटी से है ना, पॉलिटी बोले राजनीतिक शास्त्र से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, भाग के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, अनुच्छेद के ऊपर, अमेंडमेंट के ऊपर, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, राज्यों का गठन हुआ, इंपॉर्टेंट जो हुआ है उस सभी के ऊपर मैंने बनाया। और जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया, कब प्रस्ताव पेश किया, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, आखिरी मीटिंग कब हुई, कब अध्यक्ष थे, जितने भी समितियां थी, उप समितियां, सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस किया इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आप लोग जाएं हमारे वीडियो के सेक्शन में, और एक ग्रुप डी का स्पेशल प्लेलिस्ट में बना दूंगा आज, और उस वीडियो को भी ऐड कर दो, वहाँ पर जाए, जो नए लोग हैं वहाँ से देखें। और वो पूरा बहुत मेहनत करके बना, वो बता दूँ कि वो मैंने खुद ही 40-50 क्लास किए होंगे, और जाकर प्रीवियस तब जाकर मैंने पूरा निचोड़ उसमें डाला कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, और उससे आप कर लो। उसके बाद पॉलिटी कर लो, फिर उसके बाद कहीं भी सेट मारना, पॉलिटी का मारना, चाहे टेक्स्ट बुक मारते हो चाहे कहीं भी मारते हो, उस सेक्शन से पॉलिटी से मार के देखना, आपका बनेंगे क्वेश्चन 100% बनेंगे, और आपको लगे अंदर से मैंने कुछ सीखा है। और वो 1 घंटा क्लास में मैंने बहुत कंटेंट डाला है, ठीक है। अगर वही 1 घंटा क्लास अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको 8-10-15 दिन का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बचने के लिए, उससे बचने के लिए, टाइम टेकिंग के लिए आपको मैंने वीडियो डाला। तो आज जो है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने इसमें कवर किया, और मजा आएगा आपको देख के इसमें, है ना, कंटेंट में। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते हो भाई। अगर शेयर कर दो तो मुझे भी लगता है कि वीडियो में अच्छा रिस्पांस है, तो कुछ खास वीडियो में रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर इस तरह रहा तो मैं सीरीज बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हो, तो आप लोग थोड़ा सा भी तो मेहनत करो मेरे लिए, है ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मैं एक ही चीज़ को बार बोलूँगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें युद्ध, सबसे पहला युद्ध देखिए। युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक विकास नहीं हुआ है, तो युद्ध हुआ है उसके बाद ही विकास हुआ, जैसे कि हम लोग युद्ध के बाद जीते भी हैं ना। तो अब बात करते हैं युद्ध में, आते हैं हम इंपॉर्टेंट जितने युद्ध पूछे गए, ठीक है। तो सीरीज में सब युद्ध दिया हुआ है ना, और ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है देखिए, तराइन का युद्ध। तो तराइन के 2 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। तराइन में 2 युद्ध हुआ, तराइन का 2 युद्ध हुआ है, एक प्रथम युद्ध और एक प्रथम युद्ध हुआ है आपका, और एक द्वितीय, ठीक है। तो तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? तो प्रथम युद्ध जो हुआ है तराइन का पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है, ठीक है। और इसमें जीता कौन? प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए हैं। और इसमें देखिए डब्ल्यू ऊपर में लिखा है ना, डब्ल्यू मतलब विनर है, जहां डब्ल्यू होगा वहां पे विनर है, ठीक है। तो पृथ्वीराज इसमें विनर रहे, और मोहम्मद गौरी की क्या हुई? मोहम्मद गौरी की हार हुई प्रथम युद्ध में। फिर क्या हुआ? दूसरा तराइन का युद्ध में फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से भिड़ने आ गया, है ना। तो भिड़ने आएगा, तो इस बार मोहम्मद गौरी पूरा जोश के साथ है, और पृथ्वीराज चौहान को इस बार उन्होंने हार पराजित कर दिया। और इस बार तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई। हाँ, ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने गुलाम वंश का संस्थापना किया था भारत में, ठीक है। भारत में किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम के रूप में लाया था, और कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो यही मोहम्मद गौरी है, ठीक है। तो दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है तराइन का, और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देता, और इसमें वो पृथ्वीराज चौहान को दूसरे में 1192 में, 1191-1192 ऐसे याद रखना है। फिर क्या होता है ना, तराइन का जब द्वितीय युद्ध हो जाता है मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का और कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी चंदवार का युद्ध लड़ता है, कब? 1194 में। तो चंदवार का युद्ध किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। और इस बार मोहम्मद गौरी और मोटिवेटेड रहता है, और मोहम्मद गौरी इस बार चंदवार का युद्ध में क्या करता है? जयचंद को हरा देता है। तो चंदवार का युद्ध किसके किसके बीच होता है? 1194 में। देखिए, जस्ट तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के 2 साल बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदवार का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। देखिए, डब्ल्यू है, डब्ल्यू मींस विनर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी विनर होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पानीपत का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का अभी तक तीसरा लड़ाई हुआ है, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा पढ़ेंगे। तो पहले सीरीज में है, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ाई हुआ है ना। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो बाबर है ना, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई, और इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक है। अब लोदी वंश का स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने किया, ठीक है। अब बात करते हैं बाबर। तो बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाबर का बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। और ये बाबर जो था, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना के उज्बेकिस्तान में हुआ था, फरगना के उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और
का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इंपॉर्टेंट पूछता है कि बाबर का बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था और ये फरगना के उज्बेकिस्तान में जन्म लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1483 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाबर जन्मा तो बाबर मरा कब? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है घाघरा के युद्ध के बाद। अब इसको पूछता है क्वेश्चन कि बाबर को दफनाया कहाँ गया? तो बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा में। ठीक है, लेकिन उसकी मतलब उसको इच्छा था कि मुझे आगरा में नहीं काबुल में मतलब दफनाया जाए। तो उसके इच्छा अनुसार उसके बेटे हुमायूं ने 9 वर्षों के बाद उसको आगरा से उखाड़ कर फिर से कहाँ दफना दिया? काबुल में दफना दिया। ठीक है, तो पहले दफनाया गया था आगरा में, फिर इसको काबुल में दफना दिया गया फाइनल, है ना, उसका इच्छा थी। ठीक है, अब पता नहीं आगरा में होगी मतलब काबुल में कोई गर्लफ्रेंड तो वहीं पे दफना दिया, है ना, बगल में ही। अब बात करते हैं अगला पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए कुछ युद्ध है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, फिर खनवा का युद्ध हो गया और चंदेरी और घाघरा। ये देखिए याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया, ये तो ट्रिक बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। तो इसी में तो प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ, फिर खनवा का युद्ध 27 में हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो 26, 27, 28, 29 ये सीरीज में है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। ठीक है, अब इस खनवा का युद्ध, तो खनवा का युद्ध हुआ 1527 में, है ना, इसमें भी बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। किसने? बाबर, इसमें भी जीता। फिर चंदेरी का युद्ध में भी बाबर ने जीता। किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। फिर घाघरा को जो युद्ध हुआ तो घाघरा के युद्ध में भी बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने अफगानों को हराया, इसकी अंतिम युद्ध था। फिर इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो बाबर द्वारा 4 प्रमुख लड़े गए युद्ध कौन है? पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। कैसे याद रखें? पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया, ऐसे ट्रिक है। तो 26, 27, 28, 29। एक इंपॉर्टेंट बनता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया। किसका किया? तोपों का यूज किया। और देख लेता हूं। ठीक है, और बात करते हैं खनवा का युद्ध। जो खनवा का युद्ध है इसी में बाबर ने क्या किया? खनवा के युद्ध में बाबर ने पहली बार खुद को जिहाद घोषित किया था। याद रखिएगा, जिहाद घोषित किया था। ठीक है, खनवा के युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का यूज किया गया था। अब बात करते हैं अगला युद्ध है हमारा चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। और ये किसके किसके बीच हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। अब इसमें विनर कौन रहा भाई? तो विनर इसमें आपका रहा शेरशाह, विनर रहा। ठीक है, इसमें देखिए हम टिक लगा दिए हैं शेरशाह, शेरशाह के ऊपर टिक लगा, तो शेरशाह इसमें विनर रहा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, चौसा का युद्ध हो गया। उसके बाद हम लोग याद करते हैं कन्नौज का युद्ध। देखिए कन्नौज का युद्ध कब हुआ? जस्ट चौसा के युद्ध के 1 साल बाद 1540 में। किसके किसके बीच हुआ? वह भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। और इसमें भी कौन जीतता है? शेरशाह जीत जाता है। देखिए बगल में टिक लगाए हुए। ठीक है, तो शेरशाह इसमें जीत जाता है, हुमायूं को हरा देता है। तो चौसा और कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में, उसके जस्ट बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, है ना। और शेरशाह दोनों बार जीत जाता है और हुमायूं की हार होती है। फिर उसके बाद कहते हैं पानीपत का दूसरा लड़ाई। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन विनर रहता है? अकबर रहता है। कौन विनर रहता है? इसमें अकबर विनर रहता है। फिर बात करते हैं अगला युद्ध हमारा तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध को 1565 ईस्वी में हुआ, है ना। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, 1565 में, इसमें बस ईयर पूछता है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें किसका पतन होता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर अगला बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस है, 1576 में, है ना। 1576 में किसके किसके बीच हुआ? अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। मतलब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। कैसे याद करेंगे? 76 रुपये किलो हल्दी बिक रहा है। कितना रुपये किलो? 76 रुपये किलो हल्दी बिक रहा है भाई साहब। तो 76 से हल्दी घाटी का युद्ध, ऐसे याद रखोगे। पलासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। किनके किनके बीच हुआ? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। किसमें? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, 1757 में, है ना। ये भी आप लोग याद रखें। तो पलासी स से 57, स से 7 का भी उच्चारण, स 7 भी स से होता है, तो स 7 पलासी 7, तो 57 ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं वांडीवास का युद्ध। तो देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ?
वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन सीधा आया हुआ क्वेश्चन है। तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इसमें विनर को रहा, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पानीपत का तीसरा लड़ाई। पानीपत का पहला लड़ाई देखा हमने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच हुआ, अकबर विजय हुआ, हेमू को हरा दिया। फिर पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में, है ना, 1761 बहुत दिनों के बाद होता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई और अहमद शाह इसमें विनर रहा। तो ये था इतिहास, ठीक है। अब बात करते देखिए, सब इंपॉर्टेंट जो युद्ध मैंने उसी को ही लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला बक्सर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, बक्सर ने। तो बक्सर का युद्ध क्या हुआ? 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। किसको हराया? मीर कासिम को हरा दिया बक्सर के युद्ध में। फिर बात करते हैं रुहेला का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिखा। रुहेला का युद्ध सिर्फ डेट पूछा था, 1764 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि फेमस ने बस डेट बोल दिया था। खुर्दा का युद्ध, है ना, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में, जिसमें निजामों की पराजय हो गई थी, निजामों की पराजय हुई। फिर अगला बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो बहुत लोगों को पता है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब? 1857 को हुआ था। और एनटीपीसी के जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 मई 1957 को, 1857 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 मई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था, डेट पूछ लिया था, ठीक है। और 1 साल बाद उसके जस्ट खत्म हो गया था, ठीक है। अब भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1971 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच हुआ। देखिए कितने सालों तक चला? ये 4 सालों तक चला। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। इसी के बाद तो यूएन की स्थापना हुई, ठीक है, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। आपको याद रखना। तो ये थे युद्ध के सीरीज, आपको एकदम इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। द्वितीय युद्ध किसके बीच हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी दूसरी बार में जीत जाता है। चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं रिपीट क्यों करवा रहा, अभी तो रिपीट करके देख सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आपको सेफ रहेगा, है ना। अब बात करते हैं, चलिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है, दीने इलाही धर्म कौन दिया था, कौन लाया था? अकबर ने लाया था, ठीक है, अकबर ने लाया था। कब? 1582 ईस्वी में। इसका डेट पूछेगा, 1582 का डेट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो डेट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ही लिखा है। तो दीन इलाही धर्म को लाया कौन? अकबर ने लाया। और सबसे पहले बीरबल ने इसे अपनाया। मतलब इसको अपनाने वाले कौन थे? एकमात्र बीरबल थे, जो सबसे पहले बीरबल ने ही अपनाया, जो उसके दरबार में रहते थे बीरबल, ठीक है। अब बात करते हैं पोटीन। पोटीन क्या है? एक तरह का तांबा एवं चांदी का मिश्रण होता है ना। पोटीन एक सिक्के का टाइप था, जिसमें तांबा और चांदी को मिला करके बनाया जाता था। ये किसके द्वारा चलाया गया? सातवाहनों के द्वारा चलाया गया। सातवाहनों के द्वारा चलाए जाने वाला सिक्का कौन थे? पोटीन थे। अब पूछता है कि पोटीन किस किस का मिश्रण था? तो तांबा एवं चांदी का मिश्रण था, ये याद रखना। अब बात करते हैं निष्क सिक्के, है ना। निष्क मतलब गोल्ड, है ना। तो गोल्ड मतलब निष्क तो कनिष्क किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया, ठीक है ना। कनिष्क ने चलाया। कनिष्क के द्वारा शक संबंध भी चलाया गया 78 AD में। ये भी पूछता है, जो कैलेंडर आधारित है ना। तो हम लोग का यही शक संबंध पर आधारित है। अब बात करते हैं टाका। टाका भी क्या है? टाका बोलते हैं किसको? सिल्वर को बोलते थे। और जीतल किसको बोलते थे? तांबा को बोलते थे, है ना। तो टाका और जीतल, है ना, सिक्के को किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। तो टाका में क्या आता था? सिल्वर को बोला जाता था। और तांबा मतलब जीतल, है ना। इसका सिक्के किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। कहाँ पे हुआ? ढाका में हुआ। किसने करवाया? 3 लोग के इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ। सलीमुल्लाह मोहम्मद हसनी और आगा खान ने किया। सलीमुल्लाह मोहम्मद हसनी और आगा खान ने किया, ये याद रखना है। और कुछ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। बोलेगा गरम दल एवं नरम दल या कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल किस कांग्रेस अधिवेशन में अलग हो गया था? तो सूरत अधिवेशन में। अब कब हुआ था? 1907 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रस बिहारी घोष थे। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने डाला है, तो कैसे याद रखिए? सूरत अधिवेशन। तो गरम दल एवं नरम दल अलग हुए, मतलब कांग्रेस का विभाजन, मतलब विभाजन का मतलब एक दूसरे का शकल सूरत देखना नहीं चाह रहे थे। क्या नहीं देखना चाह रहे? सूरत देखना नहीं चाह रहे थे, हाँ। तो सूरत नहीं देखना चाह रहे थे, तो विभाजन हो गया, है ना। और सूरत नहीं देखना चाह रहे थे, मतलब
लोगों में रस खत्म हो गया था। क्या हो गया था? रस खत्म हो गया था, एक दूसरे के प्रति रस ही नहीं रहता, इसे याद करते हैं। तो उसका अध्यक्ष कौन है? रस बिहारी घोष, ऐसे याद कर सकते हैं 1907 में। ठीक है, अब अगला चलते हैं। देखिए जहाँ तक ट्रिक लगेगा जो मैं बताऊंगा रिलेट करके, क्योंकि सब में ट्रिक तो पॉसिबल है, रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जब गरम दल एवं नरम दल का विभाजन तो हो गया, फिर पूछता है कि कांग्रेस का बीच समझौता कब हुआ, मतलब कि मुस्लिम कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ, मतलब गरम दल नरम दल कब साथ में आ गए। तो कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ? 1916 में। फिर से वो लोग एक हो गए, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो कैसे याद करेंगे कि देखिए अब बोले कि भाई जो भी भूल हुआ हो गया, अब चलो हम लोग चरणों में गिर के एक हो जाते हैं, चरणों में गिर के एक हो जाते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी बिल है ना। यूनिवर्सिटी बिल किसकी कौन लाया था? लॉर्ड कर्जन के समय आया था। कब? 1904 में। 1904 में। ठीक है, अब कुछ देखिए समाचार पत्र। केशव चंद्र सेन का समाचार पत्र कौन था? भारतीय दर्पण। भारतीय दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? केशव चंद्र के द्वारा समाचार पत्र था। ठीक है, अब कुछ स्थापना है, इंपॉर्टेंट स्थापनाएं हैं। देखिए ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण आंदोलन और आर्य समाज और युवा बंगाल आंदोलन। ये क्वेश्चन इतना पूछता है ना, मत पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिर्फ उसी को लाया हूं। तो अब चलते हैं, देखिए हम लोग याद करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज का स्थापना किया राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। फिर प्रार्थना समाज का, इसमें राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने किया। कब किया? 31 मार्च 1967 में बंबई में। ठीक है, अब रामकृष्ण आंदोलन है ना, रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। रामकृष्ण आंदोलन का स्वामी विवेकानंद किया और प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग किया और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अब ये अगला है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरेजियो है ना, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, ये किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, चित्तौड़ की रानी जो पद्मिनी थी उसकी पुस्तक किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी है ना। चित्तौड़गढ़ की राजधानी, जिसके ऊपर फिल्म में बोला था रणबीर सिंह थे उसमें। ठीक है, वो बोला है ना। अब बात करते हैं जिसमें जौहर, सभी लोग जौहर में एक साथ कूद जाते हैं आग में, जो खिलजी उस पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जौहर। तो जौहर क्या होता है? सामूहिक रूप से आत्मदाह, सामूहिक रूप से आत्मदाह को बोलते हैं जौहर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला है हमारा सत्तानवासन की गुफाएं किससे संबंधित है? सत्तानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। किससे धर्म संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के लोग होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, बहुत अमीर होते थे। और जैन धर्म में व्यापारिक वर्ग का सहयोग ज्यादा होता है। जैन धर्म में व्यापारिक का सहयोग ज्यादा करते हैं, मतलब व्यापार पे ज्यादा वो लोग करते हैं। और कृषि करना वर्जित माना जाता था। ठीक है, कृषि करना वर्जित माना जाता था। और जैन धर्म में भगवान गोमेतेश्वर को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। एक भगवान गोमेतेश्वर हैं जिनका मूर्ति कहाँ है? भगवान गोमेतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? बेलागावी कर्नाटक में है। और इसको जैन धर्म में लोग किस रूप में जानते थे? बाहुबली के रूप में जानते थे, बाहुबली के रूप में जानते थे। और ये जैन धर्म की प्रतिमा का क्या नाम है? भगवान गोमेतेश्वर। जैन धर्म की प्रतिमा बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इसको बाहुबली के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जैन धर्म, तो जैन धर्म से है, तो जैन धर्म आगे जाकर 2 वर्गों में बट गया था। फिर जाकर जैन धर्म का विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र ने किया था और दिगंबर की स्थापना भद्र बाहु ने किया था। श्वेतांबर, ठीक है, ये याद रखना है। अब मूक फिल्मों का युग, मूक फिल्मों का युग कब था? 1900 से लेकर 1910 ईस्वी तक। ठीक है, अब पहली बोलती फिल्म कब आई? आलम आरा की थी 1931 में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी और 1931 में ये आई। ठीक है, अब आगे देखिए मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द। देखिए मध्य युग के भारत में कारखाना शब्द का मतलब क्या होता था? शाही कार्यशाला। क्या शाही कार्यशाला को क्या बोलते थे? कारखाना शब्द है ना। तो कारखाना शब्द यूज होता था किसके लिए? शाही कार्यशाला के लिए यूज होता था। अब बात करते हैं 1765 में क्या होता था? 1765 ईस्वी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें क्या था? अंग्रेजों को दीवान अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मिला। अंग्रेजों को दीवाने अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मिला। कब मिला? 1765 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा 1498 में
आया कहाँ, पुर्तगाल से आया, और अपने साथ क्या लाया, टमाटर, तंबाकू एवं प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के ऊपर सर्ब कर लगाया, याद रखिएगा, नहरों के ऊपर सर्ब कर लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन कराया, फिरोज शाह तुगलक। देखिए यही लिख दिया, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन कराया, फिरोज शाह तुगलक। और नहरों का कर, नहरों पे कर लगाने वाला कौन था, सर्ब कर, फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, अब कुतुब मीनार में अभी कितने मंजिल है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ना, कुतुब मीनार में कितने मंजिल है, अभी 5 मंजिल है। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसको पूरा कौन करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपनी राजधानी, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है, देवगिरी को बोला जाता है ना। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कौन किया था, लाया मोहम्मद बिन तुगलक लाया, है ना। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया मोहम्मद बिन तुगलक लाया। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और सनकी राजा कहा जाता था। ये पूछ ले, पागल और सनकी राजा किसे कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या, वो सांकेतिक मुद्रा जारी किया, है ना। मोहम्मद बिन सांकेतिक मुद्रा जारी किया, और ये सीखा कहाँ था, चाइना के तुगलई खान से सीखा था, है ना। सांकेतिक मुद्रा जारी किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सीखा कहाँ था, चाइना के तुगलई खान से सीखा था। और लंपट मूर्ख किसे कहा जाता, जहांदार शाह कहा जाता था, लंपट मूर्ख जहांदार शाह कहा जाता था। और याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक को शासी निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता था, लेकिन जितना ये निर्णय लेता था लगभग वो फेल ही हो जाता था इसका। ठीक है, लेकिन निर्णय तो भाई लेता था, फेल हो चाहे पास हो, बात की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला जो है, देखिए आसफ जाही राजवंश, क्या आसफ जाही राजवंश क्षेत्रीय साम्राज्य किससे संबंधित है, हैदराबाद से संबंधित है। पूछेगा आसफ जाही राजवंश क्षेत्रीय समाज किससे संबंधित है, हैदराबाद से संबंधित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहाबी आंदोलन कहाँ था, बिहार और यूपी में हुआ था। बहाबी आंदोलन 1831 में किसके, रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा बिहार यूपी में संयुक्त रूप से बहाबी आंदोलन किया गया था 1831 में। बात करते हैं आखिरी मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। इसे कहाँ दफनाया गया, रंगून में दफनाया गया। तो पूछेगा रंगून में किसे दफनाया गया, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपनाया गया। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। ठीक है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था, और 1787 में श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि ली। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि ली कब, 1787 में लिया। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने कहा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। होता होगा उस समय क्लब, उस समय राजा महाराजा के समय तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया टीपू सुल्तान। ठीक है, अब बात करते हैं हैदर अली। हैदर अली कौन, टीपू सुल्तान के फादर, है ना। तो हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना, मैसूर का शासक बना, एवं 1782 में सेकंड आंग्ल युद्ध, 1782 में सेकंड आंग्ल युद्ध में मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। तो देखिए मैसूर का प्रथम शासक कौन था, हैदर अली, 1761 में बना। लेकिन सेकंड आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली मर गया, तो उसके जगह उसका बेटा टीपू सुल्तान आया और वहां मैसूर का शासक बन गया। तो देखिए टीपू सुल्तान, और ये जो हुआ ना, इसमें आपका आंग्ल युद्ध, मैसूर आंग्ल युद्ध चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बाप और बेटा हैदर अली टीपू सुल्तान मिल करके लड़ा। ठीक है, और उसमें देखेंगे हैदर अली कब आया, वो मरा कब, फिर टीपू सुल्तान कब, वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69 के बीच हुआ, है ना। और ये समाप्त कब हुआ, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और इसमें हुआ क्या, कैसे समाप्त हुआ, तो हैदर अली की हार हुई। तो टीपू सुल्तान के जो फादर जी थे उनकी हैदर अली की हार हुई। और उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ये विवादास्पद है ना। तो हैदर अली फर्स्ट आंग्ल युद्ध कब हुआ, 67 से 69 के बीच में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई, और उसमें हैदर अली की हार होगी, मतलब हैदर अली हार जाता है। फिर जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में, और ये इसमें क्या होता है ना, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। और ये क्यों, कब समाप्त होता है, मद्रास की संधि के द्वारा सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और उस समय गवर्नर थे, ये याद रखिएगा, उस समय गवर्नर कौन थे, सेकंड आंग्ल युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे, है ना। और उसमें कौन संधि हुआ था, मैंगलोर की संधि हुआ था। और सेकंड आंग्ल युद्ध में हैदर अली मर जाता है। हैदर अली फर्स्ट में हार जाता है आंग्ल युद्ध में, और दूसरा में मर जाता है। ठीक है, पहला जो हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलोर की संधि के द्वारा, मतलब अंग्रेज संधि करवा के लोग को टपका रहे थे। ठीक है, अब अगला जो है हमारा
थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 के बीच। और इसमें क्या हुआ? इसमें कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए हैदर अली मर गया तो क्या रखेगा? हैदर अली मर गया तब कौन आएगा? टीपू सुल्तान ही तो आएगा ना। तो टीपू सुल्तान की हार हुई थी। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई, ठीक है। और इसमें कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मतलब अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे, जिस संधि करवा के लोग को हरवा देते थे ना। तो श्रीरंगपट्टनम मतलब हारा गया, आप संधि करते थे कि अब तुम्हारा राज को हम हड़प लिए। तो संधि के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ 1790 से 92 में। और टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई। अब जैसे टीपू सुल्तान हारा तो टीपू सुल्तान अगला वाले में टपक जाएगा। जैसे हैदर अली पहला में हारा, दूसरे में टपक गया, तो अगला चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 के बीच हुआ, ठीक है। इसमें सहायक संधि हुआ। ये जो युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के द्वारा? सहायक संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और उस समय कौन थे? अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड बोलना भी पाप लगता है, ये लोग वेलेजली थे, है ना। कौन था? वेलेजली था, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा सहायक संधि के द्वारा टीपू सुल्तान मारा जाता है। अब इसके बाद क्या? टीपू सुल्तान तो मर गया, अब उसका राज्य को किसको दे दिया जाता? तो हैदर अली पहला राज्य इस संधि। तो इस संधि के बाद पहला राज्य बनने वाला कौन था? हैदराबाद था। क्या कौन सा था? हैदराबाद था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो चौथा जो सहायक संधि हुआ, इस संधि के बाद बोलेगा पहला राज्य बनने वाला कौन था? तो हैदराबाद। तो बोलेगा सहायक संधि द्वारा कौन सा राज्य बना? हैदराबाद राज्य बन गया, ठीक है। और वहां का राज्य और वो वडिवार राजवंश का बना। किसके द्वारा? वडिवार राजवंश को सौंप दिया गया। तो याद करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? हैदर अली हार गया था। फिर दूसरा आंग्ल युद्ध में हुआ, हैदर अली की मृत्यु होगी मंगलोर की संधि के द्वारा। तीसरा आंग्ल युद्ध में फिर कौन आया? टीपू सुल्तान की हार हुई थी। चौथा आंग्ल युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। ये डेट याद रखिएगा, 67 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92, 1798 से 99। आइए 67 69 याद रखना है, ऐसा नहीं। देखिए ऐसे याद रखिएगा। कैसे सीरीज? 69 है लगभग 70 है ना, 70 80 90 100, ऐसे आपको क्रम याद है। 70 80 90 100 है ना। अब 70 80 90 से ट्रिक से याद रख सकते हैं। और देखिए चारों कौन कौन संधि याद रखिए? मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सहायक संधि। म स है ना, ऐसे याद रखिए। म से मद्रास की संधि, म से मंगलोर की संधि, म स से श्रीरंगपट्टनम की संधि, स से सहायक संधि। म स इसको आप लोग साइड में लिख लेना, ठीक है। ये तो हो गया। और इसका जो आपका क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से था? तो यहाँ से याद रखें, मंगलोर की संधि के समय कौन था? क्या गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में कॉर्नवालिस था और लॉर्ड वेलेजली था, लास्ट वाला में याद रखिएगा। तो हैदराबाद पहला जो था इस सहायक संधि के द्वारा बनने वाला था और उसको वडियार राजवंश को सौंप दिया गया, ठीक है। अब बात करता है भारत में सिविल सर्विस के जनक कौन है? सिविल सर्विस या पुलिस के जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई? यूपी के गीजापुर में हुई। तो बोलेगा कौन सा एकमात्र गवर्नर थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई? तो यूपी के गीजापुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके जनक थे? सिविल सर्विस और पुलिस का जनक इसे बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और अब बात करते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में द्वंद्व शासन प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड क्लाइव। मतलब दोहरी शासन, एक उनका भी शासन था और एक राजाओं को मतलब कि जो सौंपता था, तो उसके द्वारा भी मतलब राजा राज करते थे, ठीक है। मतलब द्वंद्व शासन मतलब कि दोहरा शासन था। दोहरा शासन प्रणाली स्टार्ट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव लाया। मतलब इसमें क्या होता था ना कि राजाओं को सौंप दिया जाता था, अंग्रेज जीत करके राजाओं को सौंप दिए जाते थे। मतलब अंग्रेज अगले राजा से लड़ते थे और उनका जो राजा था मतलब कठपुतली की तरह यूज करते थे। तुम राजा को बोलते थे तुम शासन करो, लेकिन जितना भी होगा कर वगैरह सब हम उस पे लेंगे, और बस राजा को कुछ पेमेंट दिया जाता था, ठीक है। इस तरह था, मतलब राजा को शासन करने के लिए बोला जाता और पूरा माल पानी ये लोग एकदम आराम से खाते थे। तो दोहरा शासन ये लोग करते थे, मतलब अपना भी था, इनडायरेक्टली राजा के द्वारा भी करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वंद्व शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने द्वंद्व शासन को खत्म कर दिया, मतलब इसे पसंद नहीं आया, है ना। तो इसने क्या किया? द्वंद्व शासन को खत्म कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं चिश्ती, सुरावादी और फिरदौसी। चिश्ती, सुरावादी और फिरदौसी शब्द जुड़े हैं किससे? सूफी से जुड़े हैं ना। चिश्ती, सुरावादी और फिरदौसी किससे जुड़े हैं? सूफी से जुड़े हैं। और सूफी क्या थे? सिलसिला धर्म से थे, है ना। सूफी सिलसिला धर्म से जुड़े थे। कौन सा वर्ड? चिश्ती हो गया। सुरावादी और फिरदौसी जुड़े हैं, सूफी सिलसिला धर्म से जुड़े हैं, ये याद रखना है। अब पांड्य साम्राज्य का कोकई में अपना निजी बंदरगाह था। तो किसका? पांड्य साम्राज्य का कोकई। कोकई कहाँ है? तमिलनाडु के तूतीकोरन में है। और उनका अपना निजी बंदरगाह था। किनका निजी बंदरगाह था? पांड्य साम्राज्य का। फिर बात करते हैं बनारस के केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव 1898
में किसने रखी, एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया। ठीक है, इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में है ना, बुलंद दरवाजा का है। ठीक है, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा है इबादत खाना। ठीक है, अब दीन पना बनाया किसने, हुमायूं ने बनाया। दीन पना किसने, हुमायूं ने बनाया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश कहाँ से थे, कर्नाटक से संबंधित थे। कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजवंश थे, इसकी स्थापना किसने की, दंती दुर्ग ने की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग ने की। और राष्ट्रकूट जो वंश थे जैन धर्म को मानते थे, किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। और राष्ट्रकूट वंश के ही राजा अमोघ वर्ग थे, है ना, अमोघ वर्ग प्रथम थे जिन्होंने बुक लिखा कवि राजमार्ग। ये याद रखें, बुक्स के सीरीज में बताया। तो जो कवि राजमार्ग बुक है किसने लिखा, राजा अमूमन वर्ग के लिखा। और ये किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अब ये देखिए कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया इसमें। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 1940 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, अगस्त, लॉर्ड लिंगथिनियो द्वारा लाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, लॉर्ड लिंगथिनियो द्वारा लाया गया। फिर वेस्टर्न चर्चिल 1940 से 1945 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1940 से 1945 के बीच रहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। उन्होंने, वेस्टर्न चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, अर्धनग्न फकीर बोला था। अब यूसुफ मेहाले ने नारा दिया था, साइमन गुपैक का नारा 1928, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। उस समय साइमन, भारत में साइमन का कैबिनेट में, भारत में इसका क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और उस समय यूसुफ मेहाले ने नारा दिया था साइमन गो बैक, है ना। और यूसुफ मेहाले ने कौन सा नारा दिया था, क्यूट इंडिया मूवमेंट, है ना। ये भी नारा उन्होंने के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये तो पार्ट 1 था, फिर इसके बाद पार्ट हम लोग सेकंड में स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से देखिए अब हमारे पास कितना बच गया, इसको एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है ना। पार्ट 1 है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 सीरीज स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का देखिए थोड़ा सा डिटेल में है, अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊंगा उसको और अच्छे से जो भी है। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि एरर है, मेरे से गलती हो जा रहा है बोलने के क्रम में कुछ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, सुझा देना, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी करेक्शन कर लूँगा। तो चलिए धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हो। ठीक, और इसके बाद जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट एकदम आने वाला, देख लो एक बार, है ना। और इसके बाद PDF थोड़ा देर में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग PDF निकलवा करके इसका रिवीजन करने बैठ जाना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, मेरा फ़ोन भी आ गया है। धन्यवाद।